यह आदमी चाय के साथ ब्रेड खा रहा था। तभी एक कार उसके सामने रुकती है। उस कार से गांव का जमींदार बाहर निकलता है। पुष्पा के पैर पर पैर रखे देख बोलता है कि बैठा है तो ऐसा लग रहा है दुकान का मालिक यही है। तभी दुकान का मालिक पुष्पा के पास आकर उसे अपना पैर नीचे रखने को बोलता है। पुष्पा दुकानदार को समझाता है कि यह उसका पैर है, वो होगा जमींदार अपने घर का, ये मेरा पैर है और मैं कैसे भी बैठूं। दुकानदार पुष्पा को आखिरी बार समझाता है कि जमींदार को वह इज्जत दे, लेकिन पुष्पा उससे बोलता है कि तेरा काम छोड़ दूंगा पर मैं अपना पैर इधर से नहीं हटाऊंगा। पुष्पा दुकानदार से उसके आज के दिन में किए गए काम के पैसे मांगता है। पुष्पा उन 200 रुपए में से अपने 100 रुपए लेकर बाकी 100 जमींदार को भीख देने के लिए कहकर वहाँ से जाने लगता है। जमींदार पुष्पा की ऐसी पर्सनैलिटी देख हैरान हो जाता है और जमींदार का नौकर पुष्पा को देख उसके पीछे जाने लगता है। पुष्पा का काम छूटने के बाद वह दिन भर घर में पड़ा रहता है। उसे देखकर गांव का व्यापारी, जिससे पुष्पा की माँ ने कुछ पैसे उधार लिए थे, मांगने आ गया था। पुष्पा अपनी माँ की बेइज्जती देख उधर सब सुन रहा था। असल में पुष्पा का बाप इस दुनिया में नहीं था, उसके पास अपनी माँ के अलावा और कोई नहीं है। व्यापारी उसकी माँ को बोलता है कि इसने सब काम छोड़ दिया, अब घर पर बिल्कुल खाली बैठा है, ये मेरे पैसे नहीं लौटा पाएगा। पुष्पा की माँ उससे पूछती है, पुष्पा तूने काम क्यों छोड़ दिया? लेकिन पुष्पा बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब धीरे धीरे पुष्पा की भैंस भी बिक जाती है, जो उनके जीने की आखिरी वजह थी। लेकिन पुष्पा उस व्यापारी का कर्ज चुका देता है। अब व्यापारी अपने पैसे लेकर जाने लगता है, लेकिन पुष्पा अपना हिसाब मांगता है। व्यापारी हैरानी से पूछता है कि कौन सा हिसाब? पुष्पा उसे समझाता है कि जब हमने तुझसे पैसे लिए तूने पूरे गांव में मेरी माँ का अपमान किया, अब पैसे दे दिए हैं तो तारीफ कौन करेगा? व्यापारी एक आदमी से कह देता है कि पुष्पा ने सारा हिसाब चुका दिया, लेकिन पुष्पा कहता है गांव में केवल एक इंसान नहीं रहता है। तभी गणेश, जो पुष्पा के कहने पर सारे गांव वालों का नाम बता देता है, जो उस दिन उसकी माँ की बदनामी होने पर उधर मौजूद थे। पुष्पा व्यापारी को घसीटते घसीटते सारे गांव के घरों तक उसे ले जा रहा था, ये बताने के लिए कि पुष्पा ने सारा हिसाब चुका दिया है। ऐसे करके व्यापारी को अपनी गलती का सबक मिल गया था। अब पुष्पा नया काम ढूंढने मार्केट में निकला था। उसके पास दो ऑप्शन थे, एक ट्रक में चढ़ना जिसमें हजारों इंसान मजदूरी पर जा रहे हैं, जिसमें केवल 100 रुपए और काम की गारंटी, लेकिन दूसरी ओर एक रिक्शा जिसमें केवल कुछ लोग ही थे, हर दिन 1000 रुपए, लेकिन पुलिस का डर जो कभी भी उन्हें पकड़ सकती थी। पुष्पा उस 1000 वाले काम को चुनता है। अब पुष्पा निकल चुका था चंदन के पेड़ की तस्करी के लिए। पुष्पा को भी वही काम करना था, चंदन के पेड़ को काटना। लेकिन पहले दिन ही पुलिस उधर आ जाती है। सारे मजदूरों को पता चलते ही वह उधर से चंदन को छोड़कर भागने लगते हैं, लेकिन पुष्पा उन्हें रोककर कहता है कि 4 पुलिस वाले आ जाएंगे तो क्या हम अपनी दिन भर की गई मेहनत को छोड़कर भागने लगेंगे? पुष्पा बताता है कि उसके पास एक तरीका है पुलिस से बचने का। वहीं दूसरी ओर उधर आने वाला इंसान और कोई नहीं, हाई रैंक पुलिस ऑफिसर था, जिसने 25 से भी ज्यादा चंदन की तस्करियों को रोका है। मजदूर उसकी नजर देखकर ही कांपने लगते थे। अब गोविंद उधर पहुंचता है तो वह देख रहा था कि उधर तो सारे मजदूर केवल खाली बैठे हैं। वह दूसरी ओर देखता है तो पुष्पा अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था। पुलिस पूछती है कि अगर वह बकरियां चरा रहे हैं तो कुल्हाड़ी का क्या काम? तो पुष्पा बताता है कि जब बकरियों का शिकार करने शेर आएगा तो कुल्हाड़ी की जरूरत होगी। वाला पुष्पा की कनपटी पर बंदूक रख देता है। पुष्पा के साथियों का खून खौलने पर वह भी अपनी कुल्हाड़ियां उठा लेते हैं, लेकिन गोविंद भी कुछ नहीं कर सकता था। उसके पास उन्हें पकड़ने के लिए कोई भी सबूत मौजूद नहीं था, तो पुलिस वापस जाने लगती है। पहली बार गोविंद की ड्यूटी में ऐसा हुआ था, उसे खाली हाथ वापस जाना पड़ा। पुष्पा का प्लान दिखाया जाता है। सारी चंदन की लकड़ियों को बांधकर पेड़ के ऊपर टांग दिया था, जहां तक पुलिस वालों की नजर ना जा सके। पुष्पा की वजह से करोड़ों का माल आसानी से बचा लिया गया था। अब धीरे धीरे सारे मजदूर पुष्पा के दिमाग और उसकी पर्सनैलिटी को समझने लग जाते हैं। सारा माल नदी से होते हुए बताई जगह पर पहुंचाया जा रहा था। चंदन की लकड़ियां मार्केट में किलो के हिसाब से बिकती थी। डिमांड ज्यादा होने की वजह से दाम भी ज्यादा होता था। लकड़ियां ट्रक में लोड कराई जा रही थी। वहीं दूसरी ओर पुष्पा को देख केशव को अंदाजा हो गया था कि पुष्पा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तो उसने पुष्पा के साथ रहने का फैसला कर लिया। पुष्पा केशव को अपनी आज की दिहाड़ी लाने को बोलता है। केशव कॉन्ट्रैक्टर से पुष्पा के आज के किए गए काम के पैसे मांग रहा था। वहीं दूसरी ओर पुलिस अपनी पूरी पलटन के साथ पुष्पा को पकड़ने आई थी। रंगे हाथ पुष्पा उठता है और एक पत्थर गोविंद पर फेंक कर मारता है, लेकिन वह बच जाता है। पत्थर सीधा दूसरे पुलिस वाले पर लगता है। अब सारे मजदूर पुष्पा को देख पत्थरों की बारिश कर देते हैं। पुलिस को ऐसा कुछ होने का कोई अंदाजा नहीं था। अब सारे मजदूर उधर से भागने लगते हैं, लेकिन इसी बीच पुष्पा आखिरी चंदन की लकड़ी को ट्रक में डाल देता है। पुलिस के उधर पहुंचने से पहले ही वह ट्रक में बैठकर ट्रक को उधर से भगाकर जंगल में ले गया था। अब पुलिस भी उसका पीछा करने लगती है। पुलिस पीछे पीछे पुष्पा ट्रक के साथ आगे जा रहा था, लेकिन पल भर में पुष्पा उधर से गायब हो जाता है। जब पुलिस वाले उधर पहुंचते हैं तो केवल पुष्पा ही उधर था। ट्रक पुष्पा ने छुपा दिया था और पुष्पा जा तो ऐसा रहा था कि कुछ हुआ ही ना हो। गोविंद उससे ट्रक के बारे में पूछता है, लेकिन पुष्पा कहता है कि अगर वह ट्रक को ढूंढ सके तो ढूंढ ले। अब पुष्पा को पुलिस स्टेशन ले जाकर खूब पीटा जाता है, लेकिन पुष्पा कुछ नहीं बोलता। उसके चेहरे पर डर की कोई शिकन मौजूद नहीं थी। पुलिस ऑफिसर उधर आकर पुष्पा से उसका नाम पूछता है। पुष्पा अपना नाम बताता है, लेकिन ऑफिसर उससे पूरा नाम बताने को कहता है। क्या उसके बाप ने उसको नाम नहीं दिया क्या? पुष्पा को यह सुनकर अपना बचपन याद आने लगता है। वह पढ़ाई करने नहीं जाता था तो उसकी माँ उसे जबरदस्ती स्कूल भेजती। स्कूल में दाखिला लेने के लिए मास्टर पुष्पा से उसका पूरा नाम पूछता है। पुष्पा अपने पिता का नाम बताते हुए बोलता है कि उसका नाम मोल्लेटी पुष्पा राज है, लेकिन तभी पुष्पा के सौतेले भाई उधर आ जाते हैं। मोहन रजिस्टर का वह पेज यह कहकर फाड़ देता है कि नाजायज औलाद का कोई परिवार नहीं होता। मोहन पुष्पा को अपने पास बुलाता है और कहता है कि अगर उसने उसके बाप का नाम इस्तेमाल किया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। पुष्पा अपनी माँ को रोते हुए देख रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। उस दिन से पुष्पा का नाम केवल पुष्पा राज हो गया। पुलिस के पास कोई सबूत न होने की वजह से तभी एक वैन उधर आकर रुकती है। उस वैन से कोंडा रेड्डी के 2 भाई जॉली और जक्का निकलते हैं, जो लाल चंदन की तस्करी करते हैं। पुष्पा इन्हीं के दिए कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा था। वहीं दूसरी ओर ये है कोंडा रेड्डी, चंदन की लकड़ियों के काले धंधे का मालिक। पुष्पा को ले जाने के लिए दोनों रेड्डी भाई आए थे, क्योंकि पुष्पा को ही पता था कि चंदन की लकड़ियों से लदा हुआ ट्रक किधर है। अब पुष्पा अपना असली खेल खेलता है। वह ट्रक के बदले 5 लाख की डिमांड रखता है, क्योंकि अगर वह ट्रक को नहीं भी छिपाता तो सारी चंदन की लकड़ियां सरकार जब्त कर लेती। इसलिए रेड्डी ब्रदर्स उसकी यह डिमांड मान जाते हैं। अब फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब पुष्पा पुलिस से बचकर ट्रक को भगाकर ले जा रहा था तो सही समय आने पर वह ट्रक से कूद गया और ट्रक समेत सारी लकड़ियां तालाब में डूब गई, जिससे पुलिस को पता ही नहीं चल पाया कि ट्रक किधर गायब हो गया। ट्रेन की मदद से ट्रक को तालाब से बाहर
निकाला जाता है और पुष्पा के बताए हुए 5 लाख उसे दे दिए गए थे। अब पुष्पा वैन तक जा रहा था, लेकिन रेड्डी ब्रदर्स उसकी बेइज्जती करते हुए उसे उधर से पैदल जाने को बोलते हैं। लेकिन पुष्पा को अपनी बेइज्जती सहन नहीं हो पाती। वह केशव से पूछता है कि यह वैन कितने की आती होगी। केशव बोलता है कि 5 लाख में तो आ जाएगी। पुष्पा कहता है कि जा एक खरीद कर लेके आ। केशव हैरानी से देख रहा था। पुष्पा दोबारा कहता है लाल रंग की लेकर आना। पुष्पा उसे समझाता है कि हम वैन से आए थे, वैन से ही जाएंगे, वरना मैं इधर से हिलूंगा भी नहीं। पुष्पा वैन खरीद कर अपने घर पहुंचता है। उसकी माँ उसे नई वैन में देख हैरान हो जाती है।